मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जी के महा रिवीजन। जी हां, आपके सामने जो ये क्लास रखी गई है उसमें आप देख रहे होंगे कि महा रिवीजन से संबंधित यह हमारा पार्ट 4 है। आप देख रहे होंगे जब भी हम महा रिवीजन की क्लास लाते हैं वहां पर हम बहुत सुंदर सुंदर एक प्रश्नों की श्रृंखला को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। तो फिर आज देर नहीं करना है, फिर जल्द से जल्द जुड़ जाना है, क्योंकि बहुत सारी प्रश्नावलियां आपके सामने जो प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला ही लिखा हुआ है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गांधी जी को गोली मारी थी। नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? गांधी जी को गोली मारी थी। और साथ ही साथ दोस्तों इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का जो दोस्तों एक तरह से कहां पर दाह संस्कार किया गया है, मतलब समाधि स्थल कहां है? तो राजघाट है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है? राजघाट है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। नाथूराम गोडसे ने क्यों मारी गोली दोस्तों? तो यह कहां मारी? फिर दिल्ली में मारी थी। और मारने का कारण यह बताया था कि गांधी जी हाँ दोस्तों एक तरह से हमारी नजर से देशद्रोही हैं, ठीक है, हमारी नजर से देशद्रोही हैं। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का विभाजन हमारी लाश पर से होगा। अंततः पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया और इन्होंने ही करवाया, नंबर 1। दूसरी बात, जब 55 करोड़ रुपए उनको देना था पाकिस्तान को, भारत नहीं दे रहा था, तो इन्होंने आंदोलन क्यों किया? ऐसे कई कारण गिना गिना करके नहीं दोस्तों अंततः आपको नाथूराम गोडसे ने अदालत में बताए थे, ठीक है। चलिए, बाकी आप जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1800, जी हाँ दोस्तों, 69 के ईस्वी में। नहीं, आपका कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भैया? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो इस तरह आप यहाँ से जानते हैं, बढ़िया से नहीं। आगे देखिए दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने 4 से 5 क्वेश्चन दिवस से लिए हैं जो बहुत बेहतरीन है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार जबरदस्त प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हो जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है, ठीक है, जल्दी ठीक नहीं होती है। कैंसर में भी कई प्रकार के कैंसर होते हैं। थायराइड कैंसर होता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद आपका नहीं पता होना चाहिए कि ब्लड कैंसर होता है, स्तन कैंसर होता है, जी हाँ दोस्तों, लीवर कैंसर होता है। कहने का मतलब कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 18 फरवरी 1928 को क्या हुआ था दोस्तों? सीवी रमन द्वारा, ठीक है, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। सीवी रमन द्वारा किसकी? रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और आपको पता होना चाहिए 1930 ईस्वी में इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। सीवी रमन ने क्या किया दोस्तों? भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था दोस्तों? जो अर्थात सौर विकिरण, ठीक है, परावैंगनी किरणों में सौर विकिरण से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अच्छी जानकारी दी थी। उसी को लेकर के नहीं दोस्तों रमन प्रभाव आया था। और आपको पता होना चाहिए कि 28 फरवरी को हर वर्ष इसी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है दोस्तों? अर्थात आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखा है दोस्तों आपका 9 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो भाषा है हमारी, ठीक है, हिंदी जो भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा मिला था। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था दोस्तों, याद रखना। जो हमारी वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी भी है, उनमें से एक क्या है? हिंदी भी है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जबकि हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। कौन? विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आती हैं और कई देशों में नहीं, जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा बोली जाती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत है, यूएई है, मॉरिशस है, ठीक है, पाकिस्तान है, इन समस्त देशों में जी हाँ दोस्तों हिंदी का काफी बोलबाला है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे लिखा है क्या? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। तो आप जानते हैं बलबन था, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में क्या किया था दोस्तों? अर्थात गुलाम वंश की आधारशिला रखी थी। इसी ने, जी हाँ, कुतुब मीनार जो बनी हुई है, कुतुब मीनार जो आप देख रहे होंगे दोस्तों, उसका आधारशिला इसी ने दिया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी से संबंधित है, ठीक है, झोपड़ा भी इसी से संबंधित है। इसके बाद इल्तुतमिश इसका उत्तराधिकारी बना था। कौन बना था? इल्तुतमिश इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना था। तो यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों का भी जवाब आपके पास होना चाहिए। इन प्रश्नों का भी जवाब आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए। अगला प्रश्न आने से पहले आप जानते हैं कि राजस्व लेखपाल का नया बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है और आप देख रहे होंगे दोस्तों जबरदस्त ऑफर यहाँ पर चल रहा है। ऑफर 500, जी हाँ दोस्तों, 5000 जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी कटौती की गई है इस समय और 48 घंटे के लिए यह ऑफर आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें आप 600 घंटे से ज्यादा वीडियो लेक्चर पाएंगे और फ्री में आपको जो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और उसके साथ साथ है दोस्तों स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल के साथ साथ है डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन है आपका। दिए गया है नंबर आपके साथ है, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो इन नंबरों पर कॉल करके समस्त जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न बहुत शानदार है, आपको पता होना चाहिए भैया। 1500 पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछ रहा है, तराइन की लड़ाई पूछ रहा है। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तराइन का जो युद्ध हुआ था आपको पता होना चाहिए कब हुआ था दोस्तों। तो कहने का मतलब 1192 में हुआ था। 1191 में दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 में क्या है? दूसरा युद्ध हुआ था। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1576 में हुआ था क्या? और असीरगढ़ का युद्ध 1661 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? 3 सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है दोस्तों? पराजय होती है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। बातें सही है क्या? पृथ्वीराज चौहान थे फिर या और कोई था? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कब थे? अकबर के समय में थे क्या पृथ्वीराज चौहान? कौन था यहाँ पर? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। तराइन का प्रथम युद्ध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था ये बातें आपको बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का
द्वितीयक युद्ध? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, और बहुत अच्छी बातें हैं, इनको बताना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक जो है वह दयानंद सरस्वती थे। कौन थे दोस्तों? दयानंद सरस्वती जी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वह आपने किसने किया था? तो आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ये कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो याद रखने वाली बात है। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो यहां से भी बातें आपको पता होनी चाहिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए भारत का मैकियावेली, जी हाँ, चाणक्य को कहा जाता है। क्या ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो इसलिए यहां से भी बातें आप समझ में आनी चाहिए। आगे लिखा है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष में की थी? तो 1925, 1935, 1920, 1930। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मार्च के प्रारंभ पहले ही वीक में मार्च 1930 ईस्वी में क्या हुआ? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। क्या? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया तो यह भारत के खिलाफ गया। ठीक है, भारत के खिलाफ गया। तब गांधी जी ने क्या किया भैया? अर्थात खिलाफ जब गया तो गांधी जी ने कहा कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो नमक तक में यह सरकार कर लगा रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अंततः आपको पता होना चाहिए 12 मार्च से कहानी स्टार्ट होती है। 12 मार्च से कहानी स्टार्ट होती है, और आप जानते हैं ये कहानी कब से स्टार्ट होती है? 12 मार्च से होती है। कहानी साबरमती से स्टार्ट होती है। कहां से? साबरमती से स्टार्ट होती है, और इसमें गांधी जी सहित उनके समस्त अनुयायी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, जी हाँ दोस्तों, दांडी जो है, दांडी तक की यात्रा करते हैं। और ये दांडी भी गुजरात में भी है, साबरमती भी गुजरात में है। यहाँ से एक लंबा 24 दिन की जबरदस्त यात्रा किया और जा करके नमक, जी हाँ दोस्तों, कानून को तोड़ा। मतलब एक मुट्ठी नमक उठा करके नहीं, जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में नहीं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आता है। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी का नाम है दोस्तों, अवज्ञा आंदोलन है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस थोड़ा सा डाल लिया करिए। मजेदार वाली बातें हैं। ठीक है, मजेदार वाली बातें हैं, इसको बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लीजिए, नहीं तो बार बार पछताएंगे। और फिर अब पछताए का होई जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब पछताए का होई जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो कहने का मतलब बेहतरीन ढंग से जब आप पढ़ाई करेंगे तो नो डाउट्स आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट आप देंगे। ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट आप देंगे। तो कहने का मतलब बेहतरीन पढ़ाई पढ़ते रहिए। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आप लोग एकदम मेहनत लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, मेहनत लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में
हुई थी। कब हुई थी? सरकारिया आयोग की स्थापना जो है वह 1983 ईस्वी में थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सरकारिया आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था। सरकारिया आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग था, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देते रहा करिए। बाकी इसके बारे में बहुत पढ़ा चुका हूं। लिखा है हिंदी इंडिविजुअल बैच प्रारंभ है। ठीक है ना दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 140 घंटे से अधिक वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ फ्री में टेस्ट भैया है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान देते रहिए। लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे प्रतिपादित करता है। किसे प्रतिपादित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति को प्रतिपादित करता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय को करता है क्या? प्रधानमंत्री को करता है, या फिर समान अधिकार की बात करता है? देखिए बेटा, जो नाम नहीं लिया जा रहा है ये महा रिवीजन की क्लास है, और महा रिवीजन की क्लास में सिर्फ आपको ताबड़तोड़ प्रश्नों के आंसर देना है। साथ ही साथ आपको इनसे जुड़ी हुई बातों को कमेंट्स करना है। जिन छात्र छात्राओं की कोई शिकायत है वो लोग अपना कमेंट्स करते रहें। मैं सारे कमेंट्स आपको देखता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता हूं। हर कमेंट्स पर मेरी नजर रहती है। बार बार इधर अगर देख रहा हूं टीवी की तरफ, तो ये बातें आप समझ लीजिए कि आपके कमेंट्स पर ध्यान देता रहता है कि जो लोग ऊट पटांग बोलते रहते हैं वह सब मुझे दिखाई देता है। लेकिन एक याद रखना, इग्नोर करना बहुत बड़ी बात होती है। हर इंसान को इग्नोर करना आना चाहिए। नहीं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं कुछ चीजों को तो वह आपके लिए दुखदाई बन जाती है, कष्टदायी बन जाती है। ठीक है, आप जानते हैं कि फिर बच्चों को क्या होता है, अगर कोई 2 शब्द भी बोल दो तो थोड़ी सी भी बातें उनको तुरंत बुरी लगती है। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी का भी दिल में थोड़ा सा भी आहत आए, मतलब थोड़ी भी चोट पहुंचे। तो आप लोग बढ़िया से अपने कमेंट्स देखते रहा करिए, मैं सब देख लूंगा दोस्तों। लिखा है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? समान अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 में किसकी बात करता है? समान अधिकार की बात करता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, समान अधिकार। ठीक है, आपने देखा होगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जी हाँ दोस्तों, और समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। ठीक है, तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये 5 अनुच्छेद इसी के दायरे के अंदर आते हैं। ठीक है, ये 5 अनुच्छेद जो है इसी के दायरे के अंदर आते हैं। तो ये समान, जबकि अनुच्छेद 15 में किस बात की बातें की गई हैं? कि जो धर्म है, ठीक है, जो क्या है? धर्म है, जाति है, ठीक है, जाति है, लिंग है, वंश है और जन्म स्थान, वंश और जन्म स्थान, इन 5 आधार पर, और जन्म स्थान, इन 5 आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? ठीक है ना दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो आपको पता होती है जिसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। ठीक है, और जिसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी वह, याद रखना, तरंग दैर्ध्य कम है, और जिसकी भेदन क्षमता कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि भेदन क्षमता मतलब बहुत तेज चलती है, जो भेदन क्षमता जो होती है वह सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि गामा किरण की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा किरण की होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि गामा किरण है, ठीक है, गामा किरण है, फिर बीटा किरण है, फिर अल्फा कण है और अल्फा है। लेकिन जो तरंग दैर्ध्य में है वह सबसे ज्यादा आपकी अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है और फिर गामा की होती है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे जो कम होती है
वह गामा किरणों की होती है। किसकी? गामा किरणों की होती है, यह याद रखना। अगर सर्वाधिक पूछता तब हम अल्फा किरण पर आंसर लगाते, तब हम अल्फा किरण पर आंसर लगाते। तो इस तरह आपने देखा कि जो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था वह कितना मजबूती के साथ रखा जा सकता था, ठीक है ना, कितनी मजबूती के साथ क्या है रखा जा सकता था। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। अगर देखा जाए तो जो आपका कुचिकल है, ठीक है ना दोस्तों, जलप्रपात है, उसकी बात छोड़ दीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग है क्या? जी नहीं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जोग जलप्रपात जो है ये शारावती नदी पर है। कहां पर है? शारावती नदी पर है और यह कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक में। इसी का नाम है महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात इसी का नाम है, याद रखिएगा। ये बहुत प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है, जल प्रपात, ठीक है, याद रखना। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है या फिर दोस्तों महत्वपूर्ण है वह है एंजिल जलप्रपात। विश्व का कौन है? एंजिल जलप्रपात है, याद रखना। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, जल प्रपात, ये याद रखिएगा। और एंजिल जलप्रपात जो है ये कहां पर है? तो कैरो नदी पर है। कहां पर है? कैरो नदी से संबंध है। कैरो नदी जो है ओरिनिको की सहायक नदी है। किसकी? ओरिनिको की सहायक नदी है। यहां से भी वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला में है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। जबकि नियाग्रा जलप्रपात कहां है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह यूएसए में है, ठीक है। कहां पर है? यूएसए में है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। नियाग्रा जलप्रपात जो है वह इरी और ओंटारियो नदी, इरी और ओंटारियो झील के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल जो है दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे रबी की फसल जो ठंड के दिनों में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। कब? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर के आसपास यह बोई जाती है, ठीक है दोस्तों, यह याद रखिएगा। नहीं, इसी के आसपास है, कभी कभी दिसंबर तक भी जाता है और फिर काटी मार्च अप्रैल में जाती है। रबी की फसल आपकी जौ भी है, ठीक है, गेहूं भी है, सरसों भी है। तो कहने का मतलब मूंगफली नहीं है। क्या? मूंगफली नहीं है, यह बातें आपको पता होना चाहिए। तो मूंगफली कौन सी फसल है? तो मूंगफली खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। मूंगफली का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वह गुजरात जैसे राज्य करते हैं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सब में मूंगफली का काफी ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इन सभी राज्यों में क्या है? काफी ज्यादा मूंगफली का अच्छा उत्पादन किया जाता है। तो आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, ठीक है, यहां से भी बातें समझ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो CBT 2 जो है दोस्तों आपका चल रहा है मात्र 249 रुपए में, 299 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी को मात्र 249 रुपए में, ठीक है। आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, और इसमें अगर हाथ नहीं साफ कर पाए, मतलब अगर सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, तो बहुत दिन पछताना भी पड़ेगा, ठीक है, बहुत दिन पछताना पड़ेगा। और मैंने अभी अभी कहा अब पछताए का होए जब चिड़िया चुंग गई खेत, ठीक है ना दोस्तों। तो अपना सभी बच्चे छात्र छात्राएं अपनी सहभागिता दर्ज कराएं और ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। ऊट पटांग की बातों पर मत जाइए, इस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वह नाइट्रोजन है। कितना है? 78.07% आपकी नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद आपका आर्गन का स्थान आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
आपका स्थान आता है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। पनामा नहर जो है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, पनामा नहर क्या करती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है? अलग करती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यह आपका जो कैरेबियन सागर है, ठीक है, कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर जो है वह अटलांटिक महासागर का पार्ट है। किसका? अटलांटिक महासागर का पार्ट है। इसको हो क्या करती है दोस्तों? जोड़ने का काम करती है। किससे? प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं, इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इससे अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत शानदार है। आगे लिखा है दोस्तों, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह आपको पता होना चाहिए 20 मार्च 1931 को हुआ था। क्या बताइए भाई लोगों, आपको पता होना चाहिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 20 मार्च 1931 को हुआ था कि 4 मार्च 1931 को हुआ था। सिर्फ 2 डेटे हैं। 1931 में हुआ था, ये सबको पता है, ठीक है, 1931 में हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन डेट क्या है? 20 मार्च 1931 है या फिर दोस्तों आपके 4 मार्च 1931 है? तो आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 4 मार्च 1931 को हुआ था। और पता होना चाहिए 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, इसी सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने मात्र एक गोलमेज सम्मेलन, जो 3 हुए थे, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था, इनमें से मात्र 31 वाले में गांधी जी ने भाग लिया है। कितने वाले में? 31 वाले में गांधी जी ने भाग लिया है, जबकि तीनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया है, ठीक है, अंबेडकर जी ने क्या किया है दोस्तों? भाग लिया है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके कई बार बनते हैं, तो इनको भी अच्छे से ध्यान देते रहा करिए, ठीक है। जितना अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को पकड़ के चलेंगे उतना ही मजेदार रहेगा। अगर आप हर एक बात को नहीं पकड़ेंगे तो नो डाउट्स फिर समस्याएं तो आनी ही आनी है, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। आगे लिखा है, सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर हमने बताया ये प्रश्न आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है, ठीक है, और बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो केरल राज्य में है। कौन से? केरल राज्य में है। इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों, विशेष करके 10 वर्ष दिया था, याद रखिएगा, 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की सभी लड़की और महिलाओं को, ठीक है, सभी लड़की और महिलाओं को क्या है दोस्तों, और महिलाओं को इसमें रोक लगी है। क्या? महिलाओं को इस पर क्या की गई है? रोक लगाई गई है। तो लड़कियों पर और महिलाओं पर रोक लगाई गई थी। कहा जाता है जो भगवान अयप्पा है ना, भगवान अयप्पा जी हैं, भगवान अयप्पा इससे नाराज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह, जी हाँ दोस्तों, जो धर्म चक्र आता है, मतलब जी हाँ मासिक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि इससे छुआछूत फैलेगी। और भगवान अयप्पा क्या है दोस्तों? ब्रह्मचारी थे, ठीक है, क्या थे? ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके लिए समस्या होगी और इससे प्रलय काल हो सकता है केरल का। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, रोक लगाई गई थी। तब आपको पता होना चाहिए भूमाता, ठीक है, भूमाता ब्रिगेड की जो प्रमुख हैं, भूमाता ब्रिगेड, ठीक है, ब्रिगेड की जो प्रमुख हैं दोस्तों, जिनका नाम है तृप्ति देसाई। तृप्ति देसाई ने एक बहुत बड़ा महिलाओं को लेकर के जन आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ने माताओं के मतलब पक्ष में निर्णय दिया था। लेकिन फिर जबरदस्त वहां विरोध हुआ और अंत
पूर्णतः फिर रोक दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? ठीक है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा। एकदम सही बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, यहां से और कुछ मत जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 4 में सीधा सीधा लिखा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा, उसी तरह हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसी तरह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है, इसमें हमने आपको बताया है कि अगर संसद के किसी भी सदन में, मान लीजिए लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों का सहमति चाहिए पहले। ठीक है, लोकसभा के 100 सदस्यों का, और अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सदस्यों का। फिर इसके बाद अध्यक्ष इसको स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा, अगर स्वीकार कर भी लिया तो वह जांच समिति भी गठित कर सकता है, और इसमें 3 समिति के सदस्य बनेंगे, 3 लोग, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद या प्रतिष्ठित, जी हाँ दोस्तों, विशेष कानून का जानकार व्यक्ति इस पर बैठ के जांच करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, पाते हैं जांच तो सही होगा। फिर अपने बहुमत से नहीं क्या होगा, संसद प्रस्ताव पारित करेगा, दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरा सदन भी प्रस्ताव पारित कर देता है 2/3 बहुमत, मतलब विशेष बहुमत से, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के कहने पर न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। न्यायाधीश को अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए नितिन सर, हैंड राइटन ई बुक्स आपको घर बैठे मिल जाएगी दोस्तों, और इसमें आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास के 3 बुक्स आपको मिलेंगी, साथ ही साथ सामान्य हिंदी की मिलेगी, 3 केमिस्ट्री की मिलेगी, भारतीय राज्य व्यवस्था की मिलेगी, और आपको इंडियन जियोग्राफी से संबंधित मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो है वह याद रखिएगा अल्जीरिया है। ठीक है ना, अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में यहाँ का सबसे बड़ा देश है। पहले सूडान हुआ करता था। ठीक है ना दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था? सूडान हुआ करता था, लेकिन 2011 में जब से सूडान का 2 पार्ट हो गया है, मतलब एक उत्तरी सूडान हो गया है और एक दक्षिणी सूडान हो गया है, तब से अल्जीरिया नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, नाइजीरिया यहाँ का एक अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से देश माना जाता है, और जिम्बाब्वे जो है दोस्तों पढ़े लिखे देशों में आता है, यह याद रखिएगा। लीबिया आपका नगरीय देश में आता है। तो कहने का मतलब यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से जानना चाहिए आपको। दक्षिण अफ्रीका भी है, ऐसा नहीं है दक्षिण अफ्रीका नहीं है, लेकिन इन सब की अपेक्षा वह कम है। ठीक है, तो यहाँ से भी बातें आपको ध्यान देते रहा करिए। आगे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से स्पर्श करती है? चलिए भैया देख लेते हैं। शायद 8 राज्यों से स्पर्श करती। राज्य कहाँ है याद रखिएगा, तो मान लीजिए यह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यह क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ, उत्तराखंड से सीमा लगती है। चलिए भाई, फिर इसके बाद सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। फिर इसके बाद आपका जो राज्य आता है वह हरियाणा आता है, हरियाणा से सीमा लगती है। फिर इधर आपका राजस्थान से सीमा लगती है, किसके? राजस्थान की सीमा लगती है। इधर आपका मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। इधर आपका छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। फिर इधर आपका झारखंड से सीमा लगती है, किससे? झारखंड से लगती है। इधर आपका बिहार से सीमा लगती है। तो कितना हो गया भैया? 8 राज्य हो गए क्या? जी हाँ दोस्तों, 8 राज्य हो गए, 4 ये और 4 ये। ठीक है, 8 राज्य हो गए हैं। यहाँ से बातें आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ एक देश से सीमा लगती है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, नेपाल से सीमा लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से भी सीमा लगती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है
और साथ ही साथ एक देश से सीमा उत्तर प्रदेश में लगती है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न अगर आपके आते हैं तो बढ़िया से इसका आंसर दे सकते हैं। बेटा मैंने बोला कि थोड़ा सा तबीयत लेट है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। आप जानते हैं कि भैया जुकाम तगड़े से हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो बड़ा मजा आता है। ज्यादा तेज से बोलूं कहीं समझा करो माहौल बन जाए तो फिर हो गया, दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए प्लीज, ठीक है ना दोस्तों, बड़ा जल्दी हंसी आती है। ठीक है, अरे किसी की भाई गलती हो सकती है, मैं भी एक मनुष्य में ही आता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, कई बार ऐसे होते हैं दोस्तों कि लापरवाही से थोड़ा सा भी दोस्तों समाज में फिर जान लीजिए सब लोग हंसी का पात्र बना लेते हैं। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी क्या मेरे दोस्तों? जल्दी से बताइए, लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी या फिर इलाहाबाद थी? जल्दी से कमेंट करिए भैया, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया लखनऊ से पहले आप कहानी इलाहाबाद राजधानी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की काफी दिनों तक इलाहाबाद भी राजधानी रह चुकी है। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। लखनऊ आपका नहीं राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। जी हाँ दोस्तों, शौचालय दिवस आज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इज्जत घर की संज्ञा दी थी। क्या मतलब? योगी आदित्यनाथ ने, अगर आपको याद हो तो इज्जत घर लिखा रहता है। अगर आपने देखा होगा जहां जहां पर भी सरकारी शौचालय बनवाए गए हैं वहां पर सीधा सीधा लिखा रहता है इज्जत घर। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों लेखपाल ग्रामीण जो विकास से संबंधित अर्थात 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके सम्मुख किताब में रूप में आए हैं, वह मार्केट में आप उपलब्ध हैं। आप जा करके इनको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्णिम युग किस युग किसे मतलब नहीं, भारतीय कला का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है, मौर्य काल को, मौर्योत्तर काल को, या फिर मध्य काल को? तो आप जानते हैं गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। चित्रकारी का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? अर्थात जहांगीर के शासन काल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से चित्रकारी में जहांगीर ने बढ़िया बढ़िया किया है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में, जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्णिम युग अकबर का शासनकाल भी बढ़िया रहा है। और फिर आपका दोस्तों इमारतों का चित्र युग अगर देखा जाए तो भैया जो आपका ताजमहल है इत्यादि का, वह शाहजहां का शासनकाल में रहा। ठीक है, तो इस तरह आप ध्यान देते रहा करिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। अच्छा, तंबाकू भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में होती है। कहां पर होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। तो इस तरह आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जो आपके नहीं तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वह भैया कहां पर है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। जाहिर सी बात है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से, तो यहां से समझ सकते हैं गोदावरी नदी है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं बेटा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जबकि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर वाला पार्ट है। लिखा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रश्न आने वाला है, मैं वादे के साथ कहता हूं, तो एकदम तैयार रहिएगा। ठीक है, 100% तैयार रहिएगा।
प्रवासी दिवस पर। यहाँ से प्रश्न आपको कभी न कभी अभी हाल ही में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह चर्चा के विषय में रहा हुआ है। क्या चर्चा के विषय में रहा हुआ है, तो ये जान लीजिए। अगला क्या कहता है दोस्तों, लेखपाल सामान्य हिंदी के 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके उपलब्ध हो गए हैं और यह नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। तो आप लोग मार्केट में जा करके बम्पर छूट के साथ दोस्तों इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, यह याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत जो आया था दोस्तों 3 फरवरी 1928 को आया था। गठन कब हुआ था, 1927 को हुआ था। ठीक है, आया कब था, 1928 में आया था। 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। साइमन, सर साइमन इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ये जानना आपको जरूरी है। आगे लिखा है, निम्न में से कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़े द्वीपों में एक ग्रीनलैंड का नाम आता है। किसका दोस्तों, ग्रीनलैंड का नाम आता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड कहानी, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, तो आप लोग यहां से भी बातें समझ सकते हैं। चलें भैया आगे आगे बात करते हैं। आपका मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यूक्रेन की राजधानी कौन थी, तो दोस्तों कौन है, यूक्रेन 2014 में जबरदस्त आपने देखा होगा रसिया से अलग होकर के ताबड़तोड़ युद्ध भी हुआ था दोस्तों। तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन में अच्छा गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको भी आप लोग ध्यान देते रहा करिए। भूटान में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा भारतीय राज्य है, तो दोस्तों भूटान से जो सर्वाधिक सीमा लगती है वह असम की लगती है। किससे, असम की लगती है। पश्चिम बंगाल से सीमा किसकी सर्वाधिक लगती है, तो पश्चिम बंगाल सीमा बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। नेपाल की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेपाल की सीमा सर्वाधिक किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। पाकिस्तान की जो सर्वाधिक सीमा दोस्तों वह गुजरात राजस्थान से लगती है। पहले जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। लेखपाल सामान्य ज्ञान का 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में उपलब्ध है। आप सभी लोग इसको जाकर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अपनी ताकत को समझो, अपने अंदर के ज्ञान को धैर्यता से समझो, नहीं बहुत पीछे चले जाओगे। मैं कह रहा हूं इन प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से तैयार कर लीजिए और आपको आने वाली प्रश्नावलियों में ये बहुत कारगर होंगे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आईपीएल 2021 का आयोजन यहीं पर हुआ। साथ ही साथ है T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था वह अबू धाबी में खेला गया। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। इसलिए आप लोग प्लीज यहां से ध्यान दीजिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात, आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहां के मूल निवासियों से ज्यादा भारतीयों की जनसंख्या है संयुक्त अरब अमीरात में सर्वाधिक है। कतर दोहा, जी हाँ दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहानी जो आयोजन होने वाला, मतलब 22 में और 23 में, अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, देखिए क्या होता है, लेकिन अगला वर्ल्ड कप फीफा का वहीं होने वाला है, कतर में नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। जी हाँ दोस्तों, करावती, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लक्षद्वीप सबसे है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप में। ठीक, चलिए, सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता, तो बिहार से भी बनाता है, मध्य प्रदेश से भी बनाता है, झारखंड से बनाता है, राजस्थान से नहीं बनाता, झारखंड से बनाता है। ठीक है, मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, राजस्थान से इसकी सीमा नहीं लगती है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो नक्सलाइड प्रभावित जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला, ठीक है ना दोस्तों, महासचिव कौन था,
तो इस समय कौन है, गुंटेर इतरस साहब हैं, ठीक है ना दोस्तों, एंटोनियो गुतरेस साहब हैं, और पहले थे त्रिगवेली साहब, ठीक है। पहले कौन थे, त्रिगवेली साहब थे, याद रखना। फिर उससे मतलब एंत्रेस से पहले आपने देखा होगा वान के मून का नाम भी सुना होगा दोस्तों, उन्होंने भी पद पर लंबे समय तक आसीन रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है क्या, और इसी मंदिर में अभी आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को अच्छा स्थान मिला है, क्या, नरेंद्र मोदी जी को अच्छा स्थान मिला है, तो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है, आप यहां से समझ सकते हैं। कामाख्या मंदिर कहाँ है, असम में है, ठीक है। फिर आगे आपको पता होना चाहिए रामनाथ मंदिर जो है वह तमिलनाडु में है, महाबोधि मंदिर बिहार में है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका, जी हाँ दोस्तों, थर्ड सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या, थर्ड सही हो जाता है, ठीक है। लेखपाल सामान्य गणित से भी संबंधित 30 टॉप मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में उपलब्ध है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, ठीक है। कथकली जो है दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है, और यह जी हाँ दोस्तों केरल में है। अगर कथक होता तो उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर भारत का होता, ठीक है ना दोस्तों। कुचिकल आप कहानी, जी हाँ दोस्तों, आपका कुचिपुड़ी ये नाम सुना होगा आपका। भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिशा का है, कुचिकल वाला आपका आंध्र प्रदेश का है। तो यहां से भी बातें आप, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है, सदा सत्य की विजय हो, ऐसा वाक्य लिखा हुआ है। आगे लिखा है रोवर्स कप किससे संबंधित है, तो रोवर्स कप हॉकी से संबंधित है या फिर फुटबॉल से संबंधित है, जल्दी से बताइए भैया किससे संबंधित है यह। तो रोवर्स कप आपका किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। किससे, रोवर्स कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से मत कह देना। आज का लास्ट प्रश्न, आप अपना पूरा समर्थन दीजिए। भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जी हाँ भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, या फिर भारतीय यूनियन ट्रस्ट द्वारा। भारत यूनियन नहीं लिखा, यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो यह बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बातें आपका। अच्छा, 1 रुपए के नोट पर किसका होता है, तो भारत मतलब जो सचिव होते हैं उनका होता है, बाकी सब पे गवर्नर का, जी हाँ दोस्तों, हस्ताक्षर होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें इन सबको भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा नहीं, ठीक है, आरबीआई के द्वारा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह आपने देखा ये कितनी अच्छी बातें थे दोस्तों। मैथ्स की अगर आपको इंडिविजुअल क्लास चाहिए तो प्रवीण सर का जबरदस्त, जी हाँ दोस्तों, बढ़िया इंडिविजुअल चल रही है, आप आराम से इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, और बहुत बेहतरीन, जी हाँ तरीके से दोस्तों। तो इस तरह आप यहाँ से देखा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप इन नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप सभी लोग हमारा पूरा साथ दिए। यह सेशन आपको कैसा लगा, आप अपने विचार जरूर प्रकट करिए, ठीक है। जब तक आप अपने विचार नहीं प्रकट करेंगे मजा कैसे आएगा दोस्त, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्र छात्राओं का। आपसे निवेदन है कि इसी तरह आगे भी हमारा साथ देते रहें, ठीक है। आज यहीं तक, जय हिंद मेरे दोस्त।